आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन में स्वागत है। जनरल साइंस की पिछली क्लासेज में अपन ने कुछ बेसिक्स चीज़ों को देखा था। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर भी अपन कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चलेंगे। फर्स्ट थिंग अपन बात करते हैं संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या होता है? तो यदि आप संवेग को समझना चाहें तो पहले अपन ने पढ़ चुके हैं द्रव्यमान और वेग। प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु का अपना एक द्रव्यमान होता है और यदि वो वस्तु गतिशील है इसका मतलब निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई वेग होगा। इस प्रकार से यदि मैं द्रव्यमान को वेग से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? उस वस्तु का संवेग मिल जाएगा। तो संवेग से संबंधित काफी सारी चीजें कई बार डायरेक्टली पूछी जाती हैं। आगे अपन क्वेश्चंस के रूप में भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं द्रव्यमान और वेग इस तरीके की चीजों से जुड़े हुए सवाल एग्जाम्स में अक्सर बनते हैं कि कोई भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, दोनों का द्रव्यमान यदि दोनों का वेग आपके पास समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। या फिर आपसे पूछ लेगा यदि कोई दो समान द्रव्यमान की वस्तु हैं, उनका वेग आपके पास कहीं ना कहीं अलग अलग है तो किसका संवेग अधिक होगा। संवेग के मात्रक की बात करूं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। वेग कैसी राशि होगी? ध्यान देना, संवेग की अपन बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान अपने पास में कैसे थी? अदिश राशि थी या सदिश? द्रव्यमान एक अदिश राशि है परंतु वेग एक सदिश राशि है, तो आपके पास ये भी कैसी होगी? एक सदिश राशि ही होगी। ध्यान देना, यदि कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में कोई एक राशि सदिश आती है तो निश्चित रूप से वो राशि भी अपने आप में क्या होगी? सदिश ही होगी। आगे अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब अपन बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। यहां से बहुत सी बार एक क्वेश्चन कई बार लगभग हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। संवेग का बेसिक फॉर्मुलेशन क्या था? P बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। यदि मैं इस पूरे फॉर्मूले को m से गुणा कर दूं, m से भाग दे दूं, तो m से गुणा करते ये क्या बन जाएगा? m स्क्वायर वी स्क्वायर, 1/2 m को अलग ले लिया, m स्क्वायर वी स्क्वायर। m इंटू वी किसके बराबर था? P। तो यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो m स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? P स्क्वायर। मतलब आपका सूत्र क्या बन गया? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m इंटू पी स्क्वायर। यहां से आपको P का मान ज्ञात करना है, 2m को इधर गुणा कर दो तो 2 इंटू एम इंटू गतिज ऊर्जा। P स्क्वायर था, दैट्स वाई इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो गतिज ऊर्जा का संवेग से क्या संबंध हो गया? P बराबर अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यहां से देखिए आपके पास कहीं ना कहीं दो प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं। गतिज ऊर्जा यदि इस सूत्र से आप देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? m के, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों? जब आपके पास P समान होगा। इस चीज का ध्यान रखना, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस में ज्यादातर कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी को फिक्स कर देता है, तो आपको बेसिक फॉर्मुलेशन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यदि आप यहां से इसको सॉल्व करने बैठ जाते तो आपके पास संवेग तो समान है, परंतु यदि यहां से देखते तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती थी, बट अपन को समानुपाती नहीं लेना। हाँ, यदि सवाल में ये कहता है कि उनका वेग समान है तो अपन निश्चित रूप से गतिज ऊर्जा को द्रव्यमान के समानुपाती कर देते, परंतु संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से अपन संबंध को देखें या फिर यहां से डायरेक्ट कंक्लूड करें, जब द्रव्यमान समान दे रखा हो तो गतिज ऊर्जा P स्क्वायर के समानुपाती है, या अपन कह सकते हैं P समानुपाती अंडर रूट के काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, दो वस्तुएं एक हल्की तथा दूसरी भारी है जिनका संवेग समान है, तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? ध्यान देना, संवेग समान है तो दोस्तों डायरेक्टली किससे रिलेटेड होगा? द्रव्यमान से। हल्की वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो वस्तु हल्की है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी और जो वस्तु भारी है उसकी गतिज ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके पास कम होगी। ऑप्शंस में दिए हुए थे हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, दोनों की समान होगी, भारी वस्तु की अधिक होगी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से अपन ने देखा गतिज ऊर्जा m के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इसी सवाल में आपको हल्की और भारी की जगह यूं दे देता है एक कार और एक ट्रक, जिन दोनों का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी?
इसका मतलब कार की गतिज ऊर्जा आपके पास क्या होगी, अधिक होगी। यदि इसी सवाल में मैं संवेग की जगह वेग दे देता तब आप कैसे फॉर्मुलेट करते? यदि मैं संवेग की जगह वेग, जिनका वेग समान है, तो इसका मतलब अब गतिज ऊर्जा वेग दोनों का समान है तो द्रव्यमान के समानुपाती होगी, तो भारी वस्तु के कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूटन की गति के नियम। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। न्यूटन ने नियम दिया था, एग्जैक्टली न्यूटन ने अपने पास 3 नियम दिए थे। इन नियमों के बारे में उसने अपनी बुक, एक प्रिंसिपिया नाम की बुक है जिसमें उसने इनका वर्णन किया था। अब स्टूडेंट्स की बात करूं या आप लोगों की, जो भी इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहे होंगे, एग्जैक्टली हमें लगता है कि साइंस बहुत टफ है, परंतु दोस्तों आप कहीं ना कहीं बचपन से लेकर अब तक सारी चीजें, जो भी बहुत सारी बार आप न्यूटन के गति के नियमों को, मतलब आप साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते आए हैं। यदि गति के नियमों की अपन बात करें, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आप छोटी छोटी गाड़ियों से खेलते हैं। यदि आप छोटी छोटी गाड़ियों से खेलते हैं, उस समय आप देखते हैं कि एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान, जिसकी साइज छोटी है, उसको आपको गति कराने में आसानी होती है। लेकिन उसी की जगह आपके पास एक बड़ी गाड़ी होती है, उसको धक्का लगाकर गति कराने में कहीं ना कहीं आपके पास से आपको परेशानी होती है। इसी तरीके से आप जब छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी साइंस से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे अपन नियम पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन इनको साथ में जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब, इसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं, साधारण भाषा में कहूं तो कई बार अपन आपस में बात करते हुए कहते हैं, किसी को अपन ने बार बार आवाज लगाई और वो नहीं उठ के आता तो अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं, क्या तुझे जड़े चल गई क्या तेरे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वस्तु फिक्स अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध के गुण को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। अब ये स्थिति में परिवर्तन कैसा होगा? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक छोटी सी गाड़ी है, मान लीजिए आपने उसको धक्का लगाया तो वो तो चल जाएगी, परंतु एक भारी गाड़ी है वो आसानी से नहीं चलेगी। इसका मतलब ये जड़त्व जो होगा, ये विरोध जो होगा, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? उस वस्तु के द्रव्यमान से, मतलब हल्के या भारी होने के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैं कंक्लूड करके क्या कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसका मतलब भारी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन कठिन होगा तथा हल्की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आसान होगा। इसीलिए आप बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के साथ साइंस को पढ़ते हुए चलिए। दोस्तों वादा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। अब अपन बात करते हैं, यदि इनर्शिया की बात करें, जड़त्व की बात करें, तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहले अपन बात करते हैं स्थिर अवस्था के जड़त्व की, दूसरी अपन बात करेंगे गतिशीलता के जड़त्व की, और तीसरी दिशा के जड़त्व की। पहले अपन यदि स्थिर अवस्था की जड़त्व की बात करें, एक चीज जड़त्व से, जड़त्व नाम आते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए कि स्थिति परिवर्तन का विरोध। अब यदि अपन ने स्थिर अवस्था से जोड़ दिया, इसका मतलब कोई वस्तु स्थिर है और वो अपनी स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। गतिशीलता से जोड़ दिया, इसका मतलब कोई वस्तु पहले से चल रही है और वो अपनी गतिशीलता की स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। दिशा का जड़त्व, इसका मतलब दिशा के साथ जोड़ा, इसका मतलब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है और अब वो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो पहले अपन बात करें स्थिर अवस्था के जड़त्व की, तो स्थिर अवस्था अपनी, कोई भी स्थिर वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। इसका मतलब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और ये कब तक स्थिर रहती है? जब तक कि बाह्य बल नहीं लगाया जाता। आगे अपन बल भी पढ़ेंगे, बल के प्रकार भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही समझिए कि जब तक अपन उस पर बाह्य बल नहीं लगाते तब तक वो स्थिर ही रहती है। इसी प्रकार गतिशील वस्तु अपनी गतिक अवस्था में रहना चाहती है, वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, या फिर वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। दिशा के जड़त्व की, गतिशील वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से उसी दिशा में चलना चाहती है जिस दिशा में वो चल रही है। यदि अपन उदाहरण के रूप में लें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए मैं कहता आया हूं कि आपको साइंस अच्छे से आती है। जब अपन किसी भी मान लीजिए सर्दियों के टाइम पे आपने रजाई कंबल वगैरह यूज किए होंगे, जब अपन उनको कहीं ना कहीं सर्दियां खत्म होने के बाद
तह करके पैक करके रखते हैं तो उससे पहले अपन उनकी धूल मिट्टी को झाड़ते हैं। या फिर अपन डेली अपने बिस्तर की चादर को झाड़ते हैं तो अपन देखे होंगे अपन उस चादर को या अपन उस कंबल को अचानक से झटका देते हैं या फिर अपन उसको छोटे डंडे से पीटते हैं। इसका मतलब जो उसमें धूल मिट्टी के कण थे उनकी स्थिति क्या थी कि वो स्थिर रहना चाहते थे। आपने उन पे बाह्य बल लगाया, डंडे से मारा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी स्थिति में परिवर्तन का उन्होंने विरोध किया, परंतु वो विरोध उतना नहीं था। तो आपके पास जो कंबल थी या जो आपकी चादर थी वो तो साइड में रह गई और धूल मिट्टी के कण क्या हो गए, वहीं गिर गए। या फिर दूसरी स्थिति की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आप बाइक पे बैठे, आप बस में बैठे, कार में बैठे, अचानक से आपकी बाइक चलना स्टार्ट कर देती है, गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है, तो आप किधर गति करते हैं, एकदम से पीछे की तरफ गति करते हैं, पीछे की तरफ गिरने को हो जाते हैं। कारण क्या है कि आपका गति की जो गाड़ी की सीट से जो आपकी सतह जुड़ी हुई है वो तो गाड़ी के साथ गति करने लग गई, लेकिन जो रेस्ट बॉडी आपके पास जो ऊपर का हिस्सा था उसने क्या किया, उसके साथ गति नहीं की। इसका मतलब उस पर बल किधर के लगा, पीछे की तरफ। तो ये किसका उदाहरण था, स्थिर अवस्था के जड़त्व का। इसी प्रकार यदि अपन बस में आराम से चल रहे हैं, एकदम से बस ने ब्रेक लगा दिए, तो किसी भी आपने अचानक से बाइक पे ब्रेक लगाए तो आप किधर की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी ये है कि आपकी इस बॉडी जो थी, आपका शरीर एक निरंतर वेग से गतिशील था, अचानक से उसमें ब्रेक लगा तो जो गाड़ी के साथ आपके शरीर का हिस्सा जुड़ा हुआ था उसने तो अपने आप को रोक लिया, परंतु जो हिस्सा डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था वो हिस्से पे क्या हुआ, बल लगा और वो किधर हो गया, आगे की तरफ झुक गया। इसी प्रकार जब गति करती हुई गाड़ी यदि अपन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं भी एक मोड़ में घुमाव में घुमाते हैं तो अपना शरीर क्या होता है, उस घुमाव के विपरीत दिशा में झुक जाता है। तो ये स्थिति थी आपके पास जड़त्व की। तो कहीं ना कहीं गति का प्रथम नियम एग्जैक्टली ये बताता है कि किसी भी वस्तु पर यदि बल लगेगा तो ही उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब ये आपके पास क्या बता रहा है, बल की उपस्थिति को बता रहा है। गति के दूसरे नियम पे आते हैं। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, यह नियम बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। प्रथम नियम ने सिर्फ इतना बताया कि हाँ भाई साहब वहां पे कुछ बल है, परंतु द्वितीय नियम ने क्या कहा कि बल तो है परंतु वो बल है कितना, उसकी गणना अपन किसकी हेल्प से करते हैं, द्वितीय नियम की हेल्प से करते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, इसीलिए अपन ने संवेग को पहले पढ़ा था, संवेग क्या था, द्रव्यमान इंटू वेग। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक तरीके से एक साथ जुड़ी हुई हैं। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। ये आरोपित बल, अप्लाइड बल कौन सा होगा, उस पर बाह्य बल होगा। मतलब आपने स्थिर अवस्था में खड़ी हुई बाइक को एकदम से चलाया तो आपने एक्सीलेटर के थ्रू उसको बल दिया। यदि आपने चलती हुई बाइक में अचानक से ब्रेक लगाया तो आपने ब्रेक लगाकर उसको बाह्य बल दिया। यदि आपने कहीं ना कहीं दिशा को चेंज किया तो आपने स्टीयरिंग को मोड़कर कहीं ना कहीं उसको एक बल दिया। गणितीय रूप से समझें तो ये फॉर्मुलेशन आपके पास किसके इक्वल होगी, F बराबर dp अपॉन dt। P क्या है, संवेग, संवेग में परिवर्तन की दर किसके साथ ज्ञात करेंगे, हमेशा समय के साथ। P का मान मैंने रखा m इंटू वी। तो अब आप देखिए द्रव्यमान की बात करें, न्यूटन की गति के नियम, हालांकि इसके केसेस ऐसे भी बनते हैं, परंतु अपन को अपने लेवल के हिसाब से कि अपन जब भी वस्तु की बात करते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत होता है। कुछ स्पेशल परिस्थितियों के अलावा हमेशा नियत माना जाता है। दैट्स वाई अपन द्रव्यमान को नियत मानेंगे और जब द्रव्यमान नियत है तो इसको अपन बाहर रख लेते हैं, dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर, जब अपन ने त्वरण पढ़ा था तब अपन ने यही पढ़ा था, एक्सीलरेशन इज टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब वेग में परिवर्तन की दर आपके पास त्वरण कहलाती है। तो इसके जगह पे मैंने क्या रख दिया, त्वरण a रख दिया। तो F बराबर ma। बल का एक साधारण सा फॉर्मुलेशन आपको मिल गया, F बराबर ma। बल की यूनिट्स की जब अपन आगे बात करेंगे तब भी अपन यहाँ से कुछ चीजों को देखेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले से यदि अपन कुछ समझना चाहें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल T कब होगा, जब अपन P को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। इसका मतलब पीछे अपन ने क्या देखा था, गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन देखा था। अब अपन यहाँ पे बल और संवेग में रिलेशन देख रहे हैं। यदि मैं संवेग को नियत कर देता हूं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसीलिए उदाहरण के रूप में आप देखें तो जब अपन कक्षा में पढ़ते थे, अपने अध्यापक अपन को पनिशमेंट देते थे, दंड देते थे, आपको ध्यान होगा तो वो बड़ी तेजी से हाथों पे डंडे मारते थे और जब वो डंडा लगाने जाते थे तब अपन अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते थे।
कारण क्या था, जब अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचा तो डंडे और हाथ के संपर्क में आने का समय जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। और दोस्तों समय बढ़ गया, इसका मतलब अपने हाथ पे लगने वाला बल कम हो गया। तो क्या ये काम आप नहीं करते थे? निश्चित रूप से सभी करते थे, परंतु उस समय नहीं पता था कि हमें फिजिक्स आती है, हमें साइंस आती है, गति का दूसरा नियम है। इसी प्रकार जब आप क्रिकेट खेलते हैं, यदि आपने क्रिकेट देखा होगा खेलते हुए, यदि आपने खेला होगा, तो जब क्रिकेट की बॉल को कोई भी खिलाड़ी कैच करने जाता है तो वो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ लेता है। कारण क्या है? क्योंकि एक बॉल जो ऊपर से आ रही होती है, तेजी से एक वेग से आ रही होती है, और यदि अपन उसको अपने हाथों के साथ कांटेक्ट टाइम को बढ़ा देते हैं तो अपने हाथों पे लगने वाला बल जो है, चोट जो लगती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये गति के नियम के कुछ उदाहरण थे। अपन चलते हैं गति के तीसरे नियम पर। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, इट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। बहुत साधारण सा और आप शुरू से करते आए हैं। ये नियम शायद सबने किया होगा। यदि आप कहीं दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाती, छोटे भाई बहनों में, तो एक आपने अपने भाई को, अपने दोस्त को एक चांटा लगाया तो अगला आपके क्या लगाता था, 2 चांटे लगाता था। इसका मतलब आपने एक्शन किया और उसने क्या किया, रिएक्शन किया। क्रिया और प्रतिक्रिया, आपने उस पर क्रिया की, उसने प्रतिक्रिया स्वरूप आपको डबल लगा दिए। तो ये एग्जैक्टली आपके पास क्या है, गति का तीसरा नियम। पहले नियम ने बल की परिभाषा दी, बल को बताया कि बल है, दूसरे ने उसका गणितीय रूप दिया, तीसरे ने बल की दिशा को भी दे दिया कि बल लग रहा है तो निश्चित रूप से दिशा भी होगी। और बल कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगता। यदि एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक बल लगाएगी। ये बल आपके पास किस प्रकार का होगा? आपके पास इसका मतलब प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और ये जो प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया के उदाहरण के रूप में यदि अपन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण की बात करें तो अपन बात करना चाहेंगे रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट लॉन्चिंग की। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में भारत ने भी इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। चंद्रयान मिशन 2 सबको पता होगा। तो ये एग्जैक्टली होता किस तरीके से है? जब अपन ने देखा होगा टीवी पे, जब रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च होता है, नीचे की तरफ जलती हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इसका मतलब उसमें जो फ्यूल होता है वो लिक्विड या सॉलिड गैस की फॉर्म में होता है, और वो जब जलती हैं वो पीछे की तरफ एक बल लगाती हैं, और उस बल के प्रतिक्रिया स्वरूप उस रॉकेट पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, और इस बल की वजह से वो रॉकेट किधर की तरफ गति करता है, ऊपर की तरफ गति करता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के रूप में अपन ने लें तो बंदूक से गोली चलना। इसका मतलब जब भी अपन बंदूक से गोली चलाते हैं तो अपने हाथ में एक झटका फील होता है या अपने कंधे पे एक फोर्स लगता है। वो किस वजह से लगता है? क्योंकि बंदूक से चलने वाली गोली का अपनी एक दिशा में काफी तेजी से आगे की तरफ जाती है, तो वो बंदूक पे एक प्रतिक्रिया बल लगाती है, और उस प्रतिक्रिया बल के स्वरूप आपके हाथ में, आपके कंधे पर एक झटका महसूस होता है। तो ये थे आपके पास न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम अपन ने पढ़े। आगे अपन पढ़ेंगे बल और बल के प्रकार। इन सबको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरा ये कंटेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बनाया गया। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा